क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट पार्ट नंबर 4। टॉपिक हमारा चल रहा था मुद्रा बाजार प्रपत्र या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फोर्थ टॉपिक के बाद जमा प्रमाण पत्र व स्थायी जमा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडीज एंड एफडीज फिक्स डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब फिक्स डिपॉजिट जो हमने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा था, बैंक में पैसा जमा कराने की विधि या मेथड्स ऑफ सेविंग अकाउंट्स या अकाउंट्स, तो उसमें से फिक्स डिपॉजिट एक हमने डिस्कस किया था। उन दोनों में डिफरेंस हम करेंगे। तो पहले कॉलम हमारा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमा प्रमाण पत्र, फिर फिक्स डिपॉजिट स्थायी जमा। पहला पॉइंट हमारा है अवधि या फिर ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए जमा किया जाता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमारा जो है उसकी न्यूनतम अवधि मिनिमम टाइम जो है 91 डेज़ का होता है, जबकि अधिकतम अवधि या मैक्सिमम टाइम जो है 1 साल का होता है। फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं, स्थायी जमा की बात करते हैं, तो इसको न्यूनतम अवधि मिनिमम डेज 14 डेज़ का होगा और अधिकतम अवधि मैक्सिमम टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। सेकंड पॉइंट है निर्गमन मूल्य या इशू प्राइस। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, ये कटौती पर जारी किए जाते हैं। दे आर जनरली इशूड एट डिस्काउंट। जबकि फिक्स डिपॉजिट या स्थायी जमा जो होते हैं ये वास्तविक जमा राशि पर ही जारी किए जाते हैं। जिनका इनका जितना प्राइस होता है उन्हीं पे इसे को इशू किया जाता है, डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जाता। दे आर इशूड एट द एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड। थर्ड पॉइंट है हस्तांतरणीयता या ट्रांसफरेबिलिटी, क्या दूसरे को दिया जा सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है यदि हम चाहें तो किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भेज सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं, तो उनको स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित किया जा सकता है। दे कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड। जबकि फिक्स डिपॉजिट में ऐसी कोई सुविधा या फैसिलिटी नहीं होती, इनको स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। दे कांट बी इजीली ट्रांसफर्ड। उसके बाद में लास्ट हमारा मनी मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट है, प्रपत्र है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा वाणिज्यिक बिल या कमर्शियल बिल। तो कमर्शियल बिल जो है ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, विनिमय साध्य पर लेख प्रपत्र होता है। उधार विक्रय के लिए इसे लिखा जाता है। जैसे हम लोगों ने 11th क्लास में अकाउंटेंसी में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था, सेम चीज़ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है ये भी। जब भी हम सामान परचेज करते हैं उधार पर तो उसके बदले में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिखा जाता है। इसे जो है सेलर या विक्रेता जो है उसको लिखता है और बायर को ये देता है कि आप इसे एक्सेप्ट करो। बायर इसे एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। क्रेता जो है बायर को, क्रेता या बायर जो है जिसने सामान क्रय किया है वो ड्यू डेट पर, मैच्योरिटी डेट पर, देय तिथि पर बिल की पेमेंट कर देता है, बिल के पैसे दे देता है या भुगतान कर देता है। यदि विक्रेता को देय तिथि से पहले ही पैसे की आवश्यकता पड़ जाए, सेलर जो है जिसने कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रिटेन करके अपने पास रखा हुआ है डेट ऑफ मैच्योरिटी तक, उससे पहले अगर उसको पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है तो बिल को बैंक से जाकर डिस्काउंट करवा सकता है। या अल्पकालीन प्रपत्र होता है, शॉर्ट टर्म का होता है, जो नॉर्मली 90 डेज़ के लिए इशू किए जाते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट हमारा होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये शर्त रहित होता है, अनकंडीशनल होता है। इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं होती कि मुझे कहीं से पैसे आएंगे तब मैं आपको दे दूंगा। बिना कंडीशन, बिना शर्त के ये लिखा जाता है। ये रिटर्न में होता है, वर्बल नहीं होता है। हमेशा इसमें लिखा होता है कितना अमाउंट देना है, कब देना है, किस तिथि को देना है। लेखक के द्वारा ये हस्ताक्षरित होता है। जिसने इसे बनाया है, मतलब ड्रॉर जो होता है वो इसको लिखता है। विक्रेता जो है वो इसको लिखता है, अपने साइन भी इसके ऊपर करेगा। साथ में ये आज्ञा पत्र होता है, ऑर्डर टू पे। कहने का मतलब इसमें आज्ञा दी जाती है क्रेता को, बायर को, कि आप एक निश्चित समय के बाद, जैसे 90 डेज़ के बाद आप हमारे को इतना अमाउंट देंगे। उसी को वो स्वीकार करता है बायर, हमारा एक्सेप्टर। यह व्यापारिक संस्था की कार्यशील पूंजी या हमारी जो वर्किंग कैपिटल होती है उसको पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं। जब हमारे को वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है थोड़े टाइम के लिए, नॉर्मल जो हम काम कर रहे हैं उसमें कमी आ जाती है पैसे की, तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसे इशू किया जाता है। इसे एक्सेप्ट जब कर लिया जाता है,
क्रेता के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो ये ट्रेड बिल कहलाता है। जब ट्रेड बिल को कमर्शियल बैंक से स्वीकार कर लिया जाता है, कमर्शियल बैंक इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उसे फिर हम कमर्शियल बिल कह देते हैं। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो मैक्सिमम 1 वर्ष तक का हो सकता है, क्योंकि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं तो उनकी अधिकतम अवधि 1 वर्ष की होगी। व्यवहार प्रक्रिया की बात करते हैं, डीलिंग प्रोसीजर की बात करते हैं, तो क्रेता या बायर उधार जब वो क्रय करता है, उसका उधार क्रय करने का जो इच्छुक होता है कि मैं उधार क्रय करूँ, मुझे समय मिल जाए 3 महीने का, 90 दिन का, और विक्रेता चाहता है कि उसे कैश जो है वो तभी मिल जाए, नकद मिल जाए, इसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सहारा जो है वो लिया जाता है। विक्रेता या सेलर इसको लिखेगा, क्रेता या बायर जिसने सामान क्रय किया वो इसे स्वीकार करेगा, और फिर सेलर या विक्रेता या ड्रॉर जो होता है वो उस बिल को वो उस कमर्शियल बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है, भुना लेता है, और डिस्काउंट करवा के वो उसके पैसे जो है वो प्राप्त कर सकता है डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले। देय तिथि पर डेट ऑफ मैच्योरिटी के टाइम पर बैंक जो है वो क्रेता के पास जाएगा, उसका कमर्शियल बिल या बिल्स ऑफ एक्सचेंज देकर वो अपना पैसा वसूल कर सकता है। तो हमने 5 मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स या प्रपत्र जो है उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा मुद्रा बाजार प्रपत्रों की सामान्य विशेषताएं या जनरल फीचर्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। हमने पढ़ा मनी मार्केट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो इशू किए जाते हैं, किन डॉक्यूमेंट के सहारे से पैसा इकट्ठा किया जाता है 1 वर्ष से कम समय के लिए, उन डॉक्यूमेंट की विशेषताएं क्या हैं, प्रपत्रों की विशेषताएं क्या हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है, ये अल्पकालीन होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, ये बहुत थोड़े समय के लिए, 1 वर्ष से कम समय के लिए जारी किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, और इनका जो समय अवधि है वो 1 दिन से लेकर 364 डेज तक की हो सकती है। सेकंड पॉइंट है, अधिक सुरक्षा यहाँ पर होती है, हाई सेफ्टी यहाँ पर होती है, क्योंकि इन इंस्ट्रूमेंट्स को जो संस्थाएं या कंपनीज जारी करती हैं या ऑर्गेनाइजेशन जारी करती हैं, वो वित्तीय दृष्टि, फाइनेंशियल स्टेटस उनका बहुत मजबूत होता है, वित्तीय दृष्टि से ही काफ़ी मजबूत होती हैं, अतः इन पे अधिक विश्वास किया जा सकता है और ये अधिक सुरक्षित भी होती हैं। थर्ड पॉइंट है, अधिक तरलता या हाई लिक्विडिटी। अधिक तरलता यहाँ पर मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत समय के अंदर ही, थोड़े समय के लिए इशू किया जाता है और उसके बाद तुरंत इनसे पैसा वापस कर दिया जाता है। तो इन प्रपत्रों में अति शीघ्र जो है इन डॉक्यूमेंट्स को बहुत जल्दी जो है नकदी में, कैश में बदले जाने का गुण होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। फोर्थ पॉइंट है, अधिक राशि, लार्ज अमाउंट। इनका जो अमाउंट होता है सभी का हम देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा होता है, अधिक राशि के ये होते हैं, तो ये भी एक फीचर इसका है। और पांचवा पॉइंट है, कम निवेशक या लोअर इन्वेस्टर्स इसमें होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में निवेश करने वाली संस्थाएं या व्यक्ति जो है उनकी संख्या जो है वो बहुत कम होती है, तो हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर बहुत कम होते हैं, फीवर इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे मुद्रा बाजार का महत्व या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट। मुद्रा बाजार का महत्व क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, तो अल्पकालीन निवेश यहाँ पर होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पर अगर हमारे पास कुछ पैसा थोड़े समय के लिए उपलब्ध है तो हम उसे थोड़े समय के लिए यहाँ पर हम निवेश कर सकते हैं। जिस व्यक्ति या संस्था को ये धनराशि चाहिए होती है उसे हम थोड़े समय के लिए पैसा दे करके लाभ कमा सकते हैं। उसके काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर जो है हमारे पास होते हैं। सेकंड पॉइंट है, पर्याप्त तरलता या एडिक्वेट लिक्विडिटी। मुद्रा बाजार में जो प्रपत्र या इंस्ट्रूमेंट्स जारी किए जाते हैं, क्रय और विक्रय किए जाते हैं, उनको बहुत जल्दी ही कैश में बदला जा सकता है, नकदी में बदला जा सकता है, और जब ये कैश में बदल जाते हैं तो हम कहेंगे तरलता इसमें बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट है, अल्पकालीन वित्त, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। मुद्रा बाजार जो होता है, मनी मार्केट, इससे गवर्नमेंट, सरकार, बैंक, उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उनकी अल्पकालीन वित्तीय व्यवस्था आसानी से हो जाती है। यदि इनको थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की आवश्यकता है तो आसानी से इसे पूरा कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, नीतियाँ लागू करना या फिर पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशंस। मुद्रा बाजार के विभिन्न अंग जो है सरकारी नीतियों को लागू करने में सहायता प्रदान करते हैं।
यहाँ पर इसके जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी लागू करने में मदद करते हैं। कहने का मतलब सरकार को जब भी पैसे की आवश्यकता है किसी भी कार्य को करने के लिए और पैसे की कमी है तो इसके द्वारा वो अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकती है और नीतियों को पूरा कर सकती है। पांचवा पॉइंट है सरकार का मार्गदर्शन, गाइड टू गवर्नमेंट। मुद्रा बाजार के विभिन्न पक्षकार या पार्टीज जो होती हैं सरकार की आर्थिक नीतियों निर्धारण करने में सहायता करते हैं। जैसे जैसे सरकार की आवश्यकता होती जाती है या मार्केट की कंडीशन होती है उनको ध्यान में रखते हुए सरकार जो है वो गाइडलाइंस जारी करती है। सिक्स पॉइंट हमारा है अधिक सुरक्षा या हाई सेफ्टी। मुद्रा बाजार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो प्रपत्र जारी किए जाते हैं वो कंपैरेटिव ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ हद तक हम कहें तो सरकार का भी एक रोल होता है, इसी ये जारी होते हैं। और ये जिन कंपनियों में या जिन कंपनियों के द्वारा इन प्रपत्रों को जारी किया जाता है उनकी गुडविल, साख्याति, मान सम्मान भी बहुत अच्छा होता है। ये मुद्रा बाजार के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पूंजी बाजार। हमने पढ़ा था कि हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट है बेसिकली साधारणतः हम उनको दो भागों में बांटते हैं, एक मुद्रा बाजार और दूसरा है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार हम डिटेल में कर चुके हैं, पूंजी बाजार के बारे में पढ़ेंगे, इसका अर्थ और इसकी परिभाषा। हमने पढ़ा कि अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, एक साल से कम समय के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं सारी मुद्रा बाजार में पूरी की जाती हैं। अब एक साल से अधिक की जो आवश्यकताएं हैं वो सारी ही दीर्घकालीन आवश्यकताएं जो होती हैं वो कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार से पूरा की जाती हैं। इसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियाँ, सिक्योरिटीज़ में व्यवहार किया जाता है। सिक्योरिटीज़ का मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड एट्सेट्रा हमारा होता है। ये विभिन्न क्षेत्रों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करती हैं। अलग अलग प्रकार की संस्थाओं की जो बहुत लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, दीर्घकालीन पैसे की आवश्यकता, वित्तीय आवश्यकता को ये पूरा करती हैं। इस बाजार में व्यवहार करने वाले प्रतिभूतियों में मुख्यतः मतलब हमारी कैपिटल मार्केट जो होती है उसमें जिन सिक्योरिटीज़ का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है उनमें शेयर्स और डिवेंचर्स, आशुआ ऋण पत्रों को शामिल किया जा सकता है। ये बाजार लोगों की छोटी बचतों को इकट्ठा करता है। जो लोगों ने सेव किया है उस पैसे को, थोड़ा थोड़ा सेव किया है उसको इकट्ठा करते हैं हम लोग और फिर बड़ी कंपनियों को लॉन्ग टर्म के लिए, बड़े लंबे समय के लिए हम उनको उधार दे देते हैं। तो छोटी छोटी जो बस्ती होती हैं सामान्य जनता की, उनको इस कैपिटल मार्केट के द्वारा उत्पादकीय कार्य, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसे लगाया जाता है, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, उसमें पैसा लगाने के लिए प्रेरित या मोटिवेट किया जाता है। यहाँ ये ध्यान रखेंगे हम कि ये मनी मार्केट के मुकाबले में कैपिटल मार्केट हमारा ज़्यादा रिस्की होती है, ज़्यादा जोखिमपूर्ण होती है, क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया जाता है और संस्थाओं की स्थिति किस प्रकार की है, इनकी रेपुटेशन किस प्रकार की है, उस पर भी विश्वास करना कम होता है। कि सरकार का रोल यहाँ पर कम होता है और इसमें हाई रिटर्न्स प्राप्त होते हैं। रिस्क ज़्यादा होता है, इसी यहाँ पर जो रिटर्न है उसके बदले में जो पैसा हमें मिलेगा वो भी अधिक होता है। मनी मार्केट कम समय की थी, इसे वहाँ पर कम रिटर्न मिलते थे, कम प्रतिफल मिलता था, कम ब्याज इत्यादि मिलता था। यहाँ पर अधिक मिलता है हमें इंटरेस्ट इत्यादि, ब्याज वगैरह या फिर डिविडेंड, लाभांश। इस कैपिटल मार्केट की जो पूंजी बाजार के मुख्य भागीदार होते हैं, पार्टिसिपेंट्स जो हमारे हैं, वो हैं हमारी वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो वित्त लेन देन का कार्य करती हैं, इंश्योरेंस की कंपनियां, बीमा कंपनियां यहाँ पर आती हैं, म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज जिसे स्कंद बाजार कहा जाता है जहाँ शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड इत्यादि का क्रय विक्रय किया जाता है, वो सभी इसके भागीदार होते हैं। इनकी मैच्योरिटी जो है हम देखेंगे वो एक वर्ष से अधिक समय की होती है। कहने का मतलब इसमें जिस सिक्योरिटीज़ का व्यवहार किया जाता है उनकी समय अवधि एक वर्ष से अधिक की होती है। परिभाषाओं पे आते हैं तो बेजर और गुथमैन की परिभाषा देखते हैं। तो विनियोग बाजार का आशय एक ऐसे स्थान से, हम विनियोग बाजार का मतलब है पूंजी बाजार जिसमें हम बहुत लंबे समय के लिए पैसा विनियोग या इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे स्थान से है जहाँ बस्तें प्रवाहित होती हैं। बस्तें मतलब सेविंग्स आई हैं, वो प्रवाहित हो रही हैं, फ्लो कर रही हैं। कहने का मतलब है या तो वो आ रही हैं, जो सेवर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को दे रहे हैं और जिसको आवश्यकता है वो ले रहा है और एक निश्चित समय के बाद फिर वो पैसा लौटा रहा है, तो यहाँ पर ये प्रवाहित हो रही हैं। बेजर एंड गुथमैन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट इज़ ए प्लेस एट विच द सेविंग्स आर फ्लोड्स।
हमारी सेविंग जो है वो फ्लो करती हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी की ओर।